अविनाश गहलोत जी हमारे साथ हैं और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर जी भी हमारे साथ हैं। मैं चाहूंगा आप तीनों मंत्री जी कृपया मंच पर आएं और हम चाहेंगे आप कृपया मंच पर आएं और राजस्थान के विकास के रोड मैप को आप जनता के साथ साझा करें। मैं चाहूंगा तालियों के साथ आप हमारे माननीयों का स्वागत करें और कृपया आप मंच पर आएं। वही सेशन को अब आगे बढ़ाएंगे हमारे सहयोगी और वरिष्ठ मैनेजिंग एडिटर अखिलेश शर्मा जी, हमारे सीनियर एडिटर विकास भदौरिया जी और रेजिडेंट एडिटर हर्षा कुमारी सिंह जी। मैं चाहूंगा आप सभी मंच पर आएं। एक बार तालियों के साथ जरूर स्वागत कर दीजिए। माफ कीजिएगा, सुशांत पारिक अब हमारे साथ हैं। सुशांत पारिक भी आगे आएंगे। सुशांत, ओवर टू यू। मंच सज चुका है, विरासत की चमक, भविष्य की दमक दिखने लगी है और अब कुछ ही क्षण में, जैसा हमने आपको बताया, मौसम अच्छा है। दो तीन दिन बाद मौसम गर्म है, लेकिन आप लोग ठंडे पड़े हुए हैं, तो जरा जोर से बोल दीजिए राम राम सा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। देखिए, तीनों मंत्रियों ने अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। हम तीनों सहयोगी आज सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे और सबसे पहले अविनाश गहलोत जी से पूछ लेते हैं। आप सामाजिक न्याय मंत्री हैं। मैं डेटा देख रहा था अभी, तो डेटा में देखा कि जो विधानसभा में रखा गया है उसमें सामाजिक न्याय के मामले में सिर्फ 0.4% केसेस में ही निपटारा हो पा रहा है। तो इस तरह से राजस्थान सामाजिक न्याय के मामले में काफ़ी पिछड़ा हुआ नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की तरफ से इतना आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सिर्फ हमारे सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ही नहीं, अन्य विभाग के अंदर भी हमारी जो पेंडेंसी है वो बहुत कम है। और अगर कहीं ये जो SC ST के ऊपर अत्याचार की अगर आप बात कर रहे हैं, उसमें भी लगातार हमारी मॉनिटरिंग रहती है। जो हम बात कर रहे हैं वो ज़्यादातर गंभीर अपराधों की श्रेणी है। किडनैपिंग हुआ, डकैती हुई, बलात्कार जैसे मामले हैं। देखिए, ऐसा कानून व्यवस्था की बात करें तो जो NCB का रिकॉर्ड है, NCB का रिकॉर्ड ये कहता है कि हमारी सरकार बनने के बाद 10 से 15% के अपराधों में कमी आई है। उसके बाद उन पर अनुसंधान करना, अनुसंधान के बाद में उसको कोर्ट की प्रोसीडिंग के माध्यम से, पुलिस थानों की प्रोसीडिंग के माध्यम से जो पेंडेंसी रहती है उसका निपटारा करना भी सरकार की प्राथमिकता रही है। पिछले 2 साल में सरकार ने होम डिपार्टमेंट में, पुलिस ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है और लगातार प्रभावी मॉनिटरिंग के कारण से इसमें हम लोग काम कर रहे हैं। फिर भी अगर और कहीं सुधार करने की आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से सरकार का ये प्राथमिकता है कि उस पर सुधार करके आप जो बता रहे हैं उस पर सुधार करेंगे। और जो आप आंकड़ा बता रहे हैं, मैंने तो कहीं देखा नहीं है कि आंकड़ा इस तरीके का है, लेकिन बीते 2 वर्षों में पटल पर रखा गया है। बीते 2 वर्षों में सरकार ने अच्छा काम किया है और होम डिपार्टमेंट भी कहीं न कहीं बहुत गंभीर है इस मामले में कि पिछले 5 साल में कांग्रेस का जो शासन रहा है, अभी हमारा 2 साल का जो शासन है, उसमें लगातार हम लोग सुधार करते हुए उसमें आगे बढ़े। राजस्थान का 8 करोड़ व्यक्ति जो सरकार से बड़ी उम्मीदें लगाकर बैठा है, उसकी अपेक्षाओं को पूरा करना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी भी है। उसको हम पूरा गंभीरता से पूरा कर रहे हैं। सुमित जी, आपसे प्रश्न है मेरा, क्योंकि 2 साल का कार्यकाल पूरा हुआ अभी सरकार का। 2 साल वैसे काफ़ी नहीं होते हैं, 5 साल के लिए मैंडेट आपको मिला है, लेकिन एक बात जो बार बार कही जाती है राजस्थान की, जिसको अन्य ऐसे राज्यों की श्रेणी में रखा जाता है जिसको कि बीमारू कहा जाता था किसी ज़माने में, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। आपको क्या लगता है कि अगर 2047 तक आप राजस्थान को एक विकसित राजस्थान बनाना चाहते हैं ताकि विकसित भारत बन सके, तो उसमें क्या ऐसा करेंगे अगले 3 साल में ताकि इस लक्ष्य को पूरा हो सके? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारा मजबूत हो। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि जिस तरह डबल इंजन की सरकार काम कर रही है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में, सबसे महत्वपूर्ण है बिजली। जो बिजली में सुधार हो रहा है, मैं आपको कल का ही उदाहरण दूं, मैं अपने क्षेत्र में था जहां औसत मूंगफली का प्रोडक्शन 8 से 10 कुंटल होता था, वहां 6 घंटे लाइट पूरी किसान को मिली, उससे 13 से 14 कुंटल मूंगफली का उत्पादन। हीरालाल नागर जी आपकी तरफ देख रहे हैं कि मेरे मंत्रालय का तो आप डेटा रखे दे रहे हैं। मैं ये जो आपने पूछा रोड मैप, तो रोड मैप में क्या है, जो मैं एक गांव ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं, सबसे पहले वी नीड लाइट, सेकंड वी नीड वाटर, थर्ड वी नीड रोड्स,
फोर्थ वी नीड स्कूल्स जिनमें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पूरे कमरे हों, अच्छे शौचालय, अच्छे टीन शेड्स, अच्छी बाउंड्रीज और अच्छे शिक्षक हों। और फिफ्थ हमें चाहिए चिकित्सा, सिक्स्थ है वेटनरी और सेवंथ हमारे नहरों का तंत्र। ये बेसिक 7 चीजें। और मैं दावे के साथ जिस तरह नीचे ग्राउंड पे काम हो रहा है, अगले 3 साल में इन 7 क्षेत्र हैं उसमें आपको राजस्थान ऐतिहासिक जंप मारते हुए दिखेगा, जिससे हम राजस्थान विकसित भारत की ओर बढ़ेंगे। मेरे ख्याल से ये ज्यादातर में जो 7 सेक्टर मैंने उठाए हैं उसमें 80-90% तो काम आपके इन अगले 3 सालों में हो जाएंगे, जिस तरह पिछले 2 साल में कार्य हुए हैं। नागर साहब, सवाल ये, हालांकि आज आप पूरा तैयारी के साथ आए, डेटा लेके आए, जिस तरह से मुझे जानकारी मिली है, लेकिन पिछली सरकार में राजस्थान में बिजली संकट एक बड़ा मुद्दा था, चुनावी मुद्दा भी बना, कोयले के लिए बड़ी मारामारी रहती थी। 2 साल में राजस्थान बिजली के सेक्टर में कहाँ खड़ा है? देखिए, आपने जो स्वयं ने कहा कि पिछले 5 साल में बिजली में जो मारामारी रही है, और उन 5 सालों में हमने जब इनको सरकार सौंपी थी बिजली विभाग पर, हमने जब इनसे सरकार में या था 2013 में, उस समय इस बिजली विभाग पर 62,000 करोड़ का कर्जा था। हमने उस कर्जे को उदय योजना के तहत कम करके और इन्हें 2,000 करोड़ के प्रॉफिट में इस बिजली तंत्र को सौंपा था। वापस जब हमने इनको अभी ये 2023 में संभाला तो इस पर 80,000 करोड़ का कर्जा इन्होंने पिछले 5 सालों में किया है। फिर भी इतना कर्जा होने के बावजूद भी इन्होंने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया। कोयले की कमी के लिए प्रदेश के उत्पादन निगम के हमारे जो प्लांट थे थर्मल, वो जूझते रहे। एक एक दिन का 2-2 दिन का कोयला इनके पास नहीं था। हमने सरकार बनते ही डबल इंजन की सरकार थी। हमारे मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए, मैं स्वयं छत्तीसगढ़ गया, हमने बात करी और हमारी कोयले की जो खदानें थी जो बंद हो गई थी उनको चालू करवाने का प्रयास किया। और आज मैं बताऊंगा वो तीनों खदानें चालू हो गई है। 2 खदानों से हमारा उत्पादन होकर के हमें रोजाना 14-15 रेक मिल रहा है और तीसरी भी चालू होने वाली है। और उसका नतीजा है कि हमारे हर प्लांट में 25 दिन का कोयला अभी हमारे पास स्टॉक में है। हमारे पूरे पावर प्लांट जनरेशन के हैं, वो निरंतर पूरी एफिशिएंसी के साथ चल रहे हैं। तो ये हमने करके दिखाया था। अब यही नहीं, इन्होंने जिस तरह से हमें देखा होगा, आप नागरिक भी इस बात को कहता है कि पिछले 5 साल के शासन में जब भी हमारे मजदूर भाई, जब भी हमारी महिला बहनें अगर खेत से खलान से काम करके घर आती थी तो उस समय लाइट गायब मिलती थी। चूल्हा चौके के टाइम लाइट नहीं आती थी, शाम को हमेशा लाइट गायब मिलती थी। हमने ये सुधार किया कि इन 2 सालों में कोई लोड शेडिंग नहीं, कोई पावर कट नहीं, कोई फ्लक्चुएशन नहीं, बेहतर लाइट दी। और उसका नतीजा है कि सुमित जी भी अभी बता रहे थे, किसानों को 6 घंटे निरंतर लाइट दे रहे हैं। 22 जिलों में दिन में लाइट देने का जो हमारा मुख्यमंत्री जी का जो 2027 तक जो विजन है उसको हमने 22 जिलों में साकार कर दिया है। आने वाले को भी हम करेंगे और किसी तरह की डोमेस्टिक लाइट हम नहीं काट रहे हैं, उद्योगों को भी पूरी लाइट दे रहे हैं। सुमित गोधारा जी, आपसे मेरा सवाल है, आपने गिव अप स्कीम शुरू की थी। जो डेटा है वो ये बताता है कि 27 लाख लोगों ने उसमें गिव अप किया, 27-28 लाख लोगों ने करीब, लेकिन 56 लाख लोग नए सिरे से उसमें जुड़े। तो ऐसा लग रहा है कि जो गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोग हैं उनकी तादाद बढ़ रही है। मैं इसको करेक्ट करना चाहूँगा। ये गिव अप कैंपेन हम लेके आए थे लास्ट 1 नवंबर को। थोड़ा बैकग्राउंड इसमें बताना चाहूँगा। हर स्टेट की सीलिंग है, राजस्थान की आबादी लगभग 8 करोड़ है, उसमें जो NFSA एक्ट है 2013 उसके तहत राजस्थान की सीलिंग 4,46,61,960 व्यक्ति, उससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते। पर पिछले 10-15 साल से नए व्यक्ति जुड़े ही नहीं और बहुत लोग थे जो वंचित थे। और जब हम देखते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए, तो बहुत से लोगों को NFSA का लाभ छोड़ना चाहिए था, पर वो नहीं लोगों ने छोड़ा। तो हमने पिछले साल 1 नवंबर से गिव अप लेके आए। जिसके पास भी 4 व्हीलर है, आप देखिए लोग फॉर्च्यूनर थार में जाकर, गाड़ियों में जाकर गेहूं लेके आते, तो ये कहीं ना कहीं अन्याय होता उस गरीब के साथ कि वो तो वंचित है और सक्षम लोग लेके आ रहे हैं। तो गिव अप कैंपेन हमने स्वेच्छा से शुरू किया, जिसमें 4 व्हीलर और इनकम टैक्स रिटर्न पे जो कर रहे थे वो स्वेच्छा से गिव अप करें। और मुझे आपको बताते हुए हर्ष है, जब ये अभियान चलाया तो जो 27 लाख लोगों ने तो EKYC नहीं कराई, जो 31 मार्च तक मैंडेटरी था, इससे कि अपने आप ही हमारा नाम गिव अप से, हमारा नाम अपना बाहर हो जाएगा। और आज दिनांक तक गिव अप जो संख्या है वो 52,11,000, कुल मिला के 79,11,000 लोगों ने राजस्थान में स्वेच्छा से
गिव अप किया है, जिसके बदौलत 72 लाख नए लोग जोड़े गए हैं। और आज के दिनांक में हम जब कहते हैं विकसित भारत है, तो हमारे जो 4 करोड़ 46 लाख की सीलिंग है, उसमें 10 लाख रिक्त स्थान है। पोर्टल चालू है। ये पूरे भारत में एकमात्र राजस्थान ऐसा राज्य है जहां खाद्य सुरक्षा में स्थान रिक्त है। लेकिन सुमित जी, बीच में एक सवाल लूंगा। जहां झुंझुनू जिले में हम बैठे हैं, यहाँ पर एक सरकारी कर्मचारी थे, और सरकारी कर्मचारी तो गरीबी रेखा के नीचे हो नहीं सकता, वे भी आपकी खाद्य और आपूर्ति से राशन उठा रहे थे, उस पर तो कार्रवाई कर दी। लेकिन क्या आपने बाकी मंत्रालयों में या सरकारी कर्मचारियों के बीच इस बात की जांच कराई कि कौन कौन सरकारी अफसर हैं जो इस तरह से राशन उठा रहे हैं? देखिए, आप तो सरकारी तो बहुत दूर की बात है, मैं कह रहा हूँ जो सक्षम लोग हैं, 79 लाख लोगों ने बाहर हुए। आप सोचिए, जो 4 करोड़ 46 लाख का लगभग 17-18% होता है, इतना बड़ी संख्या है। तो सरकारी तो कभी छूट चुके हैं। अब तो जो सक्षम लोग हैं उन्हें डर हो रहा है कि कब सरकार हमसे वसूली नहीं करे। और हमारा लक्ष्य है कि जिस तरह हम चल रहे हैं, इस संख्या को 1 करोड़ तक लेके जाएंगे। और ये इट वुड बी वन ऑफ द मॉडल फॉर ऑल ओवर इंडिया कि जो लोग सक्षम लोग हैं विकसित भारत में, जब हम आह्वान करते हैं तो लोग सरकारी योजनाओं को छोड़ने के लिए भी तैयार रहते हैं। कहीं ना कहीं हमारा सरकार का भी दायित्व बनता है कि हम भी लोगों को प्रेरित करें। और ये सिर्फ कोई डर भय से भी नहीं है, बहुत लोगों ने इसमें, मैं कहूंगा 50 to 60% मोर देन दैट पीपल हैव वॉलंटरली लेफ्ट बीइंग अ पार्ट ऑफ विकसित भारत यात्रा। उन्होंने लोगों ने कहा कि अब हम सक्षम हो चुके हैं, हम चाहते हैं हम लाभ छोड़ें और जिसकी जगह जो वंचित हैं उसको लाभ मिले। पर एक बड़ी खूबसूरती की बात है, मैं कहूंगा कि आज भी हमारा पोर्टल पूरे टाइम चालू और 10 लाख हमारे पास स्पेस वेकेंट है। हम उस दिशा में राजस्थान माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के कुशल नेतृत्व में ये बताना चाह रहे हैं कि जो राजस्थान विकसित राजस्थान हो रहा है उसमें सिर्फ 10 लाख ही नहीं, आने वाले समय में बहुत ज्यादा स्थान रिक्त होंगे। तब ये लोगों को लगेगा वास्तव में राजस्थान विकसित दिशा में बढ़ रहा है। जी अविनाश जी, आपसे प्रश्न था शेखावटी को लेकर के कि यहाँ पर ये जो एरिया है इसका ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो पाए, इसके लिए किस तरह की योजनाओं पर काम चल रहा है, और ये राजस्थान को विकास करने में, विकसित करने में कितना बड़ा योगदान दे सकता है आपका एरिया? देखिए, मुझे लगता है कि पिछले 2 साल में राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का राजस्थान के सभी जिलों की तरह यहाँ शेखावटी में जो चूरू, झुंझुनू, सीकर है, उसके विकास के लिए भी उन्होंने रोड मैप तैयार किया है। शेखावटी मुख्य रूप से हवेलियों के लिए जाना जाता है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ सर्दी भी अधिक है और गर्मी भी अधिक है, और हमने विकास के साथ में विरासत को संरक्षित करने के लिए हमारी सरकार ने तय किया है। आज जिस हवेली में हम लोग बैठे हैं, मुझे लगता है राजस्थान की सबसे, और इस शेखावटी की सबसे बेस्ट हवेली है, जो हमारी विरासत भी हम लोग इसको कह सकते हैं। इनको संरक्षित करना, अभी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में भी प्रावधान किया है, और हमने इस शेखावटी में लगभग 550 के करीब, जहाँ तक मुझे जानकारी है, ऐसी हवेलियों को चिन्हित किया है जिनको हम लोग संरक्षित करेंगे। उनको विरासत के साथ में आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। मुख्य रूप से चूरू, सीकर, झुंझुनू, शेखावटी है, या पीने के पानी की बहुत गंभीर समस्या है। सरकार के प्रयासों के कारण से माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, राजस्थान सरकार, हरियाणा के मुख्यमंत्री और हरियाणा सरकार और केंद्रीय मोदी सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के सामूहिक प्रयास से एक यमुना जल समझौता हुआ है हरियाणा सरकार, भारत सरकार के बीच में। इस यमुना जल समझौते के माध्यम से इस शेखावटी के क्षेत्र के लोगों को पीने का पानी भी मिलेगा, और यहाँ लोगों को, किसानों को सिंचाई के लिए पानी भी मिलेगा। उसकी डीपीआर बन रही है, और जहाँ तक मुझे जानकारी है, जहाँ तक समझ में, इसके धरातलीय सर्वे का काम जो है वो लगभग पूरा हो गया है। डीपीआर आने वाले समय में हरियाणा से जितना पानी हमें मिलना है वो भी तय हो चुका, दोनों सरकार के बीच समझौता हो गया है। तो यहाँ का जो किसान है सबसे ज़्यादा एक्टिव भी है, और प्राकृतिक आपदाओं के कारण से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला वर्ग भी है। तो किसान हित में और आमजन के हित में पीने के पानी की, पेयजल की अच्छी व्यवस्था हो जाए, किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि ये सबसे डार्क जोन में से झुंझुनू जिला काउंट हम लोग करते हैं राजस्थान में, जहां वाटर लेवल जो है 1100 फीट से नीचे चला गया है। कुछ खेतड़ी के जैसे आसपास में ऐसे इलाके हैं जिसको डार्क जोन हमने घोषित कर दिया है, जहां पीने का पानी नहीं, कितना भी नीचे जाएंगे तो पानी भी नहीं है, और है तो बहुत खारा है जो पीने के लायक नहीं, फ्लोराइड बहुत ज्यादा है। तो यहाँ हमने बजट के अंदर भी चूरू, सीकर से झुंझुनू को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनप्रतिनिधियों की मांग के आधार पर और जनता की मांग के आधार पर जो चीजों की आवश्यकता थी वो हमने यहाँ दिया, उनका काम हमने शुरू कर दिया है, और आने वाले समय में और भी कोई आवश्यकता होगी तो उसको भी हम लोग प्राथमिक के आधार पर तय करके उसका पूरा करने का काम करेंगे, तो कि राजस्थान का जो हार्ट है ये शेखावटी, इसको हम लोग आगे बढ़ा सके और ये राजस्थान की शान बहुत मजबूत तरीके से बन सके। लेकिन अविनाश जी, आप ही के यहीं से इलाके से आते हैं, गोविंद सिंह डोटासरा, वो कह रहे हैं 5 साल में 1 बूंद पानी नहीं आएगा राजस्थान में, खासतौर पे यमुना का पानी।
देखिए, मुझे लगता है ये दुर्भाग्य है राजस्थान की राजनीति का, जहां कांग्रेस के ऐसे नेता जिन्होंने खुद सत्ता में थे तब पेपर लीक के प्रकरण के नाम से जाने जाते थे, शिक्षकों के ट्रांसफर में भ्रष्टाचार के नाम से जाने जाते थे, और आज सबसे बड़ा राजस्थान की राजनीति में बड़बोले नेता के रूप में अगर कोई जाना जाता है तो गोविंद सिंह डोटासरा से जाने जाते हैं। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी जो लोक कल्याणकारी काम के माध्यम से जनता के बीच में जा रहे हैं और पूरे पब्लिक में ये कहते हैं कि आपने जो 5 साल में नहीं किया वो हमने 2 साल में कर दिया है। जिस संकल्प पत्र को 5 साल में पूरा करना है उसके 70% से अधिक वादों को हमने 2 साल में पूरा किया है। बजट की 24, 25, 26 की घोषणाओं को 90% के करीब हमने पूरा कर दिया, उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग कर दी है। जिस राइजिंग राजस्थान का आपने यहाँ पे बोर्ड लगा रखा है, किसी भी प्रदेश का मेरा दावा है कांग्रेस ने भी अपने सरकार के समय में किया होगा, लेकिन 10% भी उन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं किया। हमने 25% विद इन ए 1 ईयर हमने करके दिखाया। 35 लाख करोड़ में से 8 लाख करोड़ के एमओयू को ग्राउंड ब्रेकिंग कर दिया है। ये कोई मामूली बात नहीं हो सकती किसी भी प्रदेश के लिए, और देश की अगर बात करें तो नंबर 1 की पोजीशन पर इस समय राजस्थान है। ये हमारे मुख्यमंत्री जी की उस पॉजिटिव थॉट का परिणाम है। निवेशकों का राजस्थान के प्रति जो भरोसा है, हमने उनको लैंड अलॉट करी है, हमने उनको पानी की सुविधा दी है, हमने उसको बिजली का काम दिया है, और जो सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी के साथ में उनको जो चाहिए वो हमने दिया है। सरकार ने मॉनिटरिंग करके प्रत्येक जिले में स्टेट लेवल पर एक मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट बनाया इसके लिए कि जो राइजिंग राजस्थान में जिन लोगों ने यहाँ इन्वेस्ट किया है उनको सही समय पर रास्ता मिले, और हमारी सरकार के कार्यकाल में वो सारे काम चालू हो जो हमने राइजिंग राजस्थान में एमओयू किए हैं। क्या आप यमुना के पानी की डेडलाइन बता सकते हैं राजस्थान में कब तक आएगा? देखिए, राजस्थान में ईआरसीपी का जैसा बड़ा काम है जिसके लिए 26,000 करोड़ रुपए के वर्क ऑर्डर हमने जारी कर दिए हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है जो राजस्थान के 40% हिस्से को पानी भी कब पिलाएगी। तक आएगा सर? मैं बता रहा हूँ, 40% हिस्से को पानी भी पिलाने का काम करेगी, सिंचाई का काम भी करेगी। यमुना जल समझौता, इसके अलावा कम से कम 5 से 6 परियोजना है। राजस्थान को पानी के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की है, पूरी राजस्थान सरकार की है। इसी राजस्थान सरकार के कार्यकाल में हम ये राजस्थान की जनता को करके दिखाएंगे कि जो हमने कहा है उसको हमने पूरा किया है, और धरातल पर लोग जो उम्मीद लगाकर बैठे हैं राजस्थान की सरकार से, उसको हमारे इस सरकार के 5 साल के कार्यकाल में पूरा करके दिखाएंगे। हीरालाल नागर जी, राजस्थान को ऊर्जा संभावनाओं का प्रदेश कहा जाता है, क्षमताएं बहुत ज़्यादा हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में खास तौर पर खिली धूप होती है, बड़ा इलाके हैं जो बंजर हैं, वहाँ पर सोलर प्लांट लगाए जा सकते हैं। क्या डेडलाइन है कुछ नई योजना के तहत? कितना गीगावाट नया उत्पादन अगले साल और बढ़ जाएगा राजस्थान में? देखिए, हम लगातार इस सोलर के माध्यम से राजस्थान में अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 5 सालों में गहलोत जी के शासन में 3,000 मेगावाट की क्षमता में वृद्धि हुई थी। हमने 2 सालों में 17,000 मेगावाट की वृद्धि करी है सोलर के जनरेशन की, और आने वाले समय में हमारा 2030 तक का जो देश का टारगेट है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी में 500 गीगावाट को जोड़ना है, उसके लिए राजस्थान को 125 गीगावाट का जो टारगेट दिया हुआ है उस पर लगातार हम चल रहे हैं। हमारे अभी राजस्थान में 35 गीगावाट का उत्पादन हो रहा है, और हमारी 40 गीगावाट की परियोजनाएं अभी पाइपलाइन में हैं। 125 गीगावाट का जो हमें टारगेट दिया है उसमें 115 गीगावाट सोलर से है और 10 गीगावाट हमारा बैटरी स्टोरेज से है, उस पर हम लगातार चल रहे हैं। हमने 6,000 मेगावाट के बैटरी स्टोरेज के कार्यादेश भी दे दिए हैं, और हम 6,000 मेगावाट के लिए हमारा खुद का एक पार्क डेवलप करके और उसमें 6,000 गीगावाट की और बैटरी स्टोरेज ला रहे हैं, और वहाँ पर 12,000 मेगावाट के सोलर के प्लांट ला रहे हैं। ये सब परियोजनाएं हमारी चल रही है। तो मैं आने वाले समय में राजस्थान के लिए जो पूरे देश के लिए 500 गीगावाट की आवश्यकता है, उसमें राजस्थान को 125 गीगावाट का जो टारगेट दिया है उस पर पूरा करने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, और उसको अचीव करने के लिए हम निश्चित रूप से अचीव भी करेंगे। और ये हमारा लक्ष्य भी है कि विकसित राजस्थान विकसित भारत बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। इसमें हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमने देखा कि आपके यहाँ जो ऑपरेशन और मेंटेनेंस का काम है आपके इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का, वो काफ़ी स्लो है, और पिछले साल मार्च से देखें तो 3 से 4 गीगावाट की जो है वो कटौती करनी पड़ी, उद्योगों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस प्रोसेस को तेज रफ्तार से डेडलाइन को मीट कराने के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, हमने इन 2 सालों में कोई उद्योग में एक दिन सिंगल डे भी कटौती नहीं करी। अगर ये डेटा कोई देता है तो मैं आपको
ये बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से जनता को कि हमने कोई उद्योग की कटौती इन 2 सालों में नहीं करी। हमने न उपभोक्ताओं की कटौती करी और हमने हमारे किसानों को भी पूरी बिजली देने के लिए निरंतर प्रयास किया है और वो दे रहे हैं। हाँ, हमारे पास कुछ शॉर्टफॉल है, वो होता है हमारा पीक आवर्स का, मॉर्निंग का, सर्दी में या शाम का। उसके लिए हम एक्सचेंज से पावर परचेज कर रहे हैं, कुछ पीपीए करके हम एडवांस हमारे पीपीए करते हैं और उससे हम खरीद करके और वो आपूर्ति कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में हमें पीक आवर्स में महंगी बिजली नहीं खरीदना पड़े, हमारे को पीपीए की ज़रूरत नहीं पड़े, उस पर लगातार हम प्रयास कर रहे हैं और उसके लिए हम हमारे नए थर्मल प्रोजेक्ट भी ला रहे हैं, हम बैटरी स्टोरेज भी ला रहे हैं और हम ऊर्जा को और ज़्यादा सोलर के माध्यम से बढ़ाएं, उसके लिए निरंतर प्रयास रहते हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि घर घर अभी तो हमारा अन्नदाता ही ऊर्जादाता बना है। कुसुम सी और कुसुम ए के माध्यम से हम हमारे हर उपभोक्ता को ऊर्जादाता बनाना चाहते हैं। जहां कांग्रेस ने केवल हमारे निःशुल्क बिजली योजना के माध्यम से 100 यूनिट का वो लाभ दे रहे थे, हम उसको लगातार दे रहे हैं। लेकिन वो सरकार पर बजट में जो भार आ रहा है उसको कम करने के लिए हम एक नई योजना लेके आए हैं कि हम 100 की जगह हम सोलर के माध्यम से वो छत पे सोलर लगाएंगे तो उसको 150 यूनिट मिला करेगी, जिसके लिए 33,000 रुपये केंद्र के माध्यम से पीएम सूर्य घर से मिलेंगे, 17,000 रुपये राजस्थान सरकार डिस्कॉम के माध्यम से सहयोग करेगी और उसको 50,000 रुपये में 1.1 किलोवाट का सोलर लगेगा, जिससे 5 यूनिट जनरेट होंगे और 150 यूनिट बिजली उसको हर महीने मिलेगी। तो हर घर सोलर लगे, इस पर हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। आपने कहा कि पिछले 2 वर्षों में काफ़ी अधिक मात्रा में बिजली उत्पादन बढ़ा है अगर आप गहलोत सरकार से कंपैरिजन करें, पर इसके बावजूद भी आपने खुद ही जो आंकड़ा बताया कि किसानों को अभी 6 घंटे बिजली मिल पा रही है, तो क्या वो दिन भी आएगा जब उनको डिमांड के हिसाब से बिजली पूरे समय मिल पाए? और दूसरा, अभी जो पार्लियामेंट में एक शांति बिल पारित किया गया है जो कि एटमी ऊर्जा के लिए है, जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर को भी परमिशन दी जा रही है, उसमें राजस्थान एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, तो उसके लिए आपकी क्या योजनाएं हैं कि अगर वो आप अधिक से अधिक निवेश को यहाँ पर आकर्षित कर सकें? देखिए, हमारा राजस्थान में जो 6 घंटे बिजली देने की जो है वो लगातार दे रहे हैं और यही हर प्रदेश में 6 से 8 घंटे से ज़्यादा किसानों को बिजली किसी भी प्रदेश में नहीं दी जा रही है। हम उस पर लक्ष्य पर चल रहे हैं कि दिन में बिजली मिले, 6 घंटे निरंतर मिले और हमने किसानों को इन 2 सालों में 2 लाख नए कनेक्शन दिए हैं। तो उसका जो हमारे पर डिमांड बढ़ी है उसको भी हम पूरा करने में सक्षम हो पाए हैं। और मैं आप जो एटॉमिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, एटॉमिक एनर्जी में राजस्थान का बहुत बड़ा स्थान है। आज भी हमारे पास आरएपीपी जो राजस्थान में राउतभाटा में, वहाँ की 8 यूनिटें चलती है और वो 2 यूनिटें उनकी और आ रही है। और उसके अलावा नया एक 2800 मेगावाट का और हमें एटॉमिक एनर्जी का जो जनरेशन है वो उसके लिए आवंटन हुआ है और उसका प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास भी कर दिया है। आने वाले 4 से 5 साल में वो जनरेशन आएगा तो उसमें से 1400 मेगावाट राजस्थान को एटॉमिक एनर्जी मिलेगी। प्राइवेट का जहां आप बता रहे हैं वो प्राइवेट को अलाउ किया है कि अब प्राइवेट जनरेटर भी एटॉमिक एनर्जी के माध्यम से अपना प्लांट लगा करके बिजली उत्पादन कर सकेंगे। ये आने वाले देश के 2047 के विजन को लेकर जो प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं उसमें बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि जो हमें ग्रिड की स्टेबिलिटी के लिए जो बिजली चाहिए होती है और उसमें आज जब सबसे ज़्यादा योगदान है वो थर्मल का है। थर्मल को अगर हमने जीरो कार्बन नेट मीटरिंग पे जाना है तो थर्मल को कम करना होगा और उसका विकल्प केवल और केवल एटॉमिक एनर्जी है। उस पर हमें जाना है। 2070 तक जीरो कार्बन का जो हमारा लक्ष्य है उसमें एटॉमिक एनर्जी बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी और उसका निश्चित रूप से प्राइवेट के लिए जो ये दरवाज़ा हमारी लोकसभा ने प्रधानमंत्री जी ने खोला है वो इस भारत के विकसित राजस्थान के मॉडल को बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। क्योंकि भविष्य में जिस तरह से डेटा सेंटर की डिमांडें बढ़ रही है, जिस तरह से एआई के सेंटर की डिमांडें बढ़ रही है, एनर्जी में बहुत बड़ा बूम आने वाला है। बहुत बड़ी डिमांड आगे और भविष्य की आवश्यकताओं को देखकर बढ़ने वाली है और उसकी पूर्ति के लिए निश्चित रूप से हमें अगर ग्रीन एनर्जी चाहिए तो वो ग्रीन एनर्जी एटॉमिक पावर से ही मिलेगी हमें, और सोलर से मिलेगी, बैटरी स्टोरेज से मिलेगी, पंप स्टोरेज से मिलेगी। इस सब पर हम राजस्थान काम कर रहा है। हमने हमारी एकीकृत ऊर्जा नीति 2024 बनाई है
उसमें आप जनरेशन से लेकर के लैंड अलॉटमेंट से लेकर के एक ही नीति बनाई है हमने। पहले कई तरह की 7-8 नीतियां थी, उनको सबको मर्ज करके हमने एक नीति बनाई है ताकि यहाँ आने वाला इन्वेस्टर अपनी आवेदन करे, अपनी ज़मीन भी ले, हमारा प्रोजेक्ट भी लेकर के आए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा इस मंच से कि हमने उद्योगों को लिए बढ़ावा देने के लिए पहले जहाँ केवल उद्योग को अपनी डिमांड का जो उसकी कनेक्टिंग लोड है उसका वो 100% ही सोलर से लेकर के पूर्ति कर सकता था। मतलब जिसको अगर 500 केवीए का कनेक्शन है तो 500 केवी का ही सोलर प्लांट लगा करके बिजली ले सकता था, कैप्टिव प्लांट। हमने उसको 200% कर दिया है। किसी का 500 केवी का कनेक्शन है वो 1000 किलोवाट का जनरेशन करके और अपनी पूर्ति कर सकता है, क्योंकि सोलर दिन में चलता है 8 घंटे और उसकी प्लांट अगर 24 घंटे चलता है तो लगभग उसको काफ़ी राहत मिल रही है। और कैप्टिव प्लांट की बहुत बड़ी डिमांड आने वाले समय में राजस्थान में बढ़ने वाली है, क्योंकि उससे उसका एनर्जी का जो कंजम्पशन है उसको काफ़ी कम होगा और काफ़ी कम सस्ते दम पर उसको ये सोलर के माध्यम से बिजली मिलने लगेगी। बिल्कुल सुमित जी, नागर साहब अभी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। अभी एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर टीबी में जिस तरह का विवाद हुआ, हालांकि वो जमीन अलॉटमेंट सारा कांग्रेस के शासनकाल की देन था, लेकिन किसानों ने बड़ा मोर्चा खोला, सरकार के साथ टकराव की स्थिति बनी। हालांकि आपने कोशिश की एक वार्ता के जरिए, लेकिन सरकार को पीछे हटना पड़ा। तो क्या ये रणनीतिक चूक है आपको लगता है? क्योंकि बाकी राजस्थान के कई दूसरे जिलों में भी इसी तरह की विरोध की स्थिति देखने को मिल सकती है। देखिए, किसानों में क्या है, जब भी कोई नई चीज़ आती है, हम उस क्षेत्र की बात करते हैं तो हमेशा भ्रांति रहती है, और कहीं ना कहीं ये वर्ग हमेशा सफल रहता है वो उनमें वो भ्रांति फैलाने में कि भाई इससे नुकसान होगा। ये आज की नहीं, पहले की भी, जो मैं जिस क्षेत्र से बीकानेर से आता हूँ, जब वहाँ नहरें आती थी, नहरें आ रही थी, तो हमारे पूर्वज कहते हैं कि नहरों का विरोध करते थे कि साहब नहर आएगी तो नुकसान होगा, ट्रैक्टर आए तो उसका नुकसान हुआ, टेक्नोलॉजी आई तो नुकसान हुआ। तो ये मानव स्वभाव है, जब भी कोई नई चीज़ आती है तो उसका विरोध होता है। तो ये स्लोली अडेप्टेशन अपने यहाँ एरिया में एक सिस्टम है, हम चाहे उसको लाइक करें डिसलाइक करें, बट द ट्रूथ इज दैट पीपल सडनली डोंट एक्सेप्ट द चेंजेस विच कम विद टेक्नोलॉजी। इट टेक्स टाइम। तो क्या राजस्थान तैयार नहीं है नई तरह की इंडस्ट्री के लिए? राजस्थान तैयार है, पर कहीं ना कहीं लोगों में ये रहता है कि इस तरह के और प्रोजेक्ट्स देखकर कोई सेटिस्फेक्शन उनको होए, ये उनकी मांग रही थी बात की। लेकिन और सुमित जी, ये जो जी इसको आपका जो इथेनॉल के प्लांट को क्लियर करना चाहूँगा। हमारा कोटा में बूंदी क्षेत्र है, तालेड़ा वाला जो एरिया है बूंदी का, वहाँ पर 10 इथेनॉल के प्लांट डल चुके हैं, पाइपलाइन में है, और मेरे ख्याल से वो एक हब बनेगा इथेनॉल का। और किसान बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि इथेनॉल बनाने के लिए जो उन्हें बायो प्रोडक्ट चाहिए वो हमारे खेतों से मिलेगा। किसान को लगातार उससे उपज होगी और वो उसकी एक ज़्यादा उपज उसको मिल पाएगी, तो उसके माध्यम से किसानों में बड़ी खुशी भी है। और इतने प्लांट डले वहाँ पर, तो किसान की रेट दुगनी तिगनी होगी। यही बात मैं इसको एलॉबरेट करूंगा, एक सेकंड लूंगा। रेट बढ़ गया वहाँ पर। ये इसीलिए तो किसानों की कमेटी बनी है, उनको ऐसे स्थान दिखाने के लिए, क्योंकि उनमें जो भ्रांति आई तो उनको दिखाने के लिए कमेटी में ये निर्णय हुआ कि इस तरह जहाँ इथेनॉल प्लांट रन हो रहे हैं वहाँ उनको दिखाया जाए, ताकि हम भी जब काम करना है तो सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। क्यों विरोध रहे इस बात ये का? तो जिलों में आपस में कंपटीशन होनी चाहिए कि हमारे यहाँ आकर के प्लांट लगे। बिल्कुल होना तो ये जो चाहिए। भ्रांति पैदा हो रही है इसको दूर करना तो जरूरी इसीलिए है। दूर करने के लिए हमारा कमेटी बनाई और उन किसानों के साथ जाकर दौरा कराया जाएगा, उनको जहाँ जहाँ इथेनॉल प्लांट से, ताकि उनकी तसल्ली हो बात का। लेकिन हाल ही में सरकार तो आपके पीछे हट अलवर गई के ना इस सांसद हैं, अलवर के सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। वो इथेनॉल प्रोड्यूसर से मिल रहे थे और उसमें वो ये बात कह रहे थे कि इतना ज़्यादा इथेनॉल का प्रोडक्शन होने लगा है कि अब तो जो नए प्लांट आ रहे हैं उनको मुनाफा ही नहीं हो रहा, तो घाटे में जा रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं राजस्थान लेट हो गया इसमें? देखिए, एक तो उस क्षेत्र में पानी की बात है, तो लोगों को लगता है कहीं ना कहीं ये भ्रांति है कि पानी का दोहन होगा, तो वो भ्रांति दूर करने के लिए ये कमेटी बनी। और बिल्कुल ये जो मैं आपको कह रहा हूँ, जब टेक्नोलॉजी जब भी नई आई है तो यहाँ के किसान थोड़े से हम पीछे इस चीज़ में रहे हैं। ये मैं पश्चिमी राजस्थान की जो बात करता हूँ, जो नहरी क्षेत्र का वहाँ है, ये जरूर हम इस क्षेत्र में पीछे रहे। जरूर इसमें हमारे भी सरकार की जिम्मेवारी हमारी भी है कि हम उनमें और अवेयरनेस लेकर आएँ और नई ऐसी जो भी टेक्नोलॉजी है उनसे उनको अकोमोडेट कराएं, उनको कस्टम कराएं कि आप देखिए इस चीज़ का। एक दूसरा मुद्दा भी जो काफ़ी गर्म है इन दिनों, वो है अरावली का। अरावली को बचाने के लिए दिल्ली में काफ़ी आवाज़ उठाई जा रही है, जन आंदोलन भी करने की तैयारी हो रही है, सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं, और साथ ही लोगों के मन में चिंताएं भी हैं इसको लेकर के कि ये जो बातें हो रही हैं अरावली को लेकर, ये बचेगी या नहीं बचेगी। क्योंकि उनका कहना है कि एक पहाड़ को बनने में तो लाखों साल लगते हैं, लेकिन तोड़ने में तो कुछ ही महीने लगते हैं।
और लोग अपनी जेब में पैसा डालने, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा करके, ये किसी भी हालत में स्वीकार नहीं हो सकता है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि कोई नई लीज नहीं जारी की जाएगी और कहीं भी कोई अरावली का दोहन नहीं होने दिया जाएगा। स्पष्ट मुख्यमंत्री जी ने ये बात का कह दिया, तो मेरे ख्याल से बात ही समाप्त उन्होंने कर दी, इस बात को कहते ही इस बात। सुमित जी, आपसे एक सवाल। डिपार्टमेंट आपका करीब 90 लाख लोगों को पेंशन दे रहा है, हालांकि स्कूटनी चल रही है 3 लाख के आसपास ऐसे लोग जो पात्र नहीं थे, लेकिन जिस तरह से अशोक गहलोत और पूरी कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है कि उस विधवा को, उस बुजुर्ग महिला को पेंशन नहीं मिल रही है समय पे, ये अभी स्थिति, इसका स्टेटस क्या है और इसको लेकर आप क्या कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि 2018 से 2023 के बीच में जब कांग्रेस की सरकार रही थी और अभी जो विपक्ष के नेता हैं टीकाराम जूली जी, जो उस महकमे के मंत्री भी थे, जिस कांग्रेस सरकार के समय पेंशन लगभग 4 महीने तक लोगों को नहीं मिलती थी, जाते जाते उन्होंने कानून बनाया मिनिमम सामाजिक सुरक्षा पेंशन का, हर साल 15% पेंशन बढ़ेगी। ये सरकार कांग्रेस की जो थी, उन्होंने लगातार घोषणाएं करके खुद ने तो कुछ किया नहीं, लेकिन उनको पता था कि हम दोबारा नहीं आएंगे, इसलिए उन्होंने आने वाली सरकार पर आर्थिक भार डालने का प्रयास किया। सरकार के विजन में स्पष्ट था कि हम जो 15% बढ़ाने का कानून बना प्रतिवर्ष, 1000 मिनिमम पेंशन को हमने 1150 किया, उसके बाद 1250 कर दिया। चरणबद्ध तरीके से हर साल ये पेंशन बढ़ती है। आज सामाजिक सुरक्षा पेंशन में लगभग 92 लाख के करीब लोग जुड़े हैं। पिछले 2 साल में हमने 10 लाख से ज्यादा लोगों को पेंशनर्स नए जोड़े हैं। हमने 1.25 लाख के करीब पालनहार में नए जोड़े हैं और अभी मुश्किल से सितंबर तक की पेंशन राशि जा चुकी है। अक्टूबर का हमने माननीय मुख्यमंत्री कर कमलों से इसका डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरण कर दिया है। नवंबर के बिल जो हैं उसके ईसीएस बिल बनाकर ईसीएस के लिए भेज दिए गए। एक महीने की पेंडेंसी रहती है। जैसे ही दिसंबर पूरा होगा तब ये नवंबर महीने की पेंशन चली जाएगी, 1 महीने की बाकी रहती है। 92 लाख लोगों में से 1% के करीब वो लोग हैं जो ये अशोक गहलोत जी है हुए, डोटासरा जी हो गए, अन्य कोई लोग हैं जो पेंशन को कुछ लोगों के कारण से पूरा ये कह देते हैं कि पेंशन नहीं मिलती है। मैं बताता हूं उसका कारण क्या है। किसी व्यक्ति का बैंक के अंदर कोई खाता है, वो बैंक मर्जर हो जाती है, उसका आईएफएससी कोड चेंज हो जाता है, वो वेरिफिकेशन नहीं करवा पाता है, तो टोटल 1% से भी कम वो लोग हैं जिनका इस टेक्निकल कारण से पेंशन रुक जाती है। और उनका समय पर निस्तारण करने की जवाबदारी व्यक्ति की खुद की भी होती है कि वो अपना जो डाटा है वो अपडेट करवाएं ताकि उसको पेंशन सही समय पर मिल सके। ये दुर्भाग्य रहा कि कांग्रेस सरकार के समय पेंशन बहुत लेट मिलती थी, लोगों को बहुत परेशानी होती थी, लेकिन आज सस्ती लोकप्रियता के लिए किसी व्यक्ति को मैनिपुलेट करके, वेल प्लान करके उससे वीडियो बनाया जाता है, उसको कहा जाता है, वो कहता है कि हमारा इतना। अभी थोड़े दिन पहले सिक्कर का जो हमने मामला देखा था, नहीं है आपके हिसाब से? हमने सिक्कर का मामला देखा था, उस व्यक्ति के बैंक मर्जर होने के कारण से आईएफएससी कोड गलत है, हमने उनको सूचित भी किया था, लेकिन कुछ लोग ऐसा कर नहीं पाते, इसलिए उनकी पेंशन नहीं मिलती। लेकिन मैं ये दावे के साथ में कह सकता हूं कि हमारी सरकार ने आने के बाद में इसको 4 महीने की पेंडेंसी घटाकर 1 महीना कर दिया। लगातार पेंशन जारी। कुछ टेक्निकल कारण से जिन लोग नहीं मिली है, विभाग लगातार उनको सूचित करता है मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से, और उसके लगातार हम लोग पेंशन देने का काम कर रहे हैं। 10 लाख से ज्यादा लोगों की पेंशन बढ़ाना, लगातार हर साल में उनकी पेंशन राशि में वृद्धि करना, सही समय पर डीबीटी के माध्यम से पेंशन पहुंचे, यही सरकार की प्राथमिकता है। रियलिटी चेक कर ले, आपकी अनुमति हो, यहाँ पूछ लेते हैं अगर कोई पेंशन भोगी हो कितना लेट आ रही है। हाँ बिल्कुल, आराम से पूछ। ये तो डाटा है ना, हमारे पास में डाटा है, डीबीटी के माध्यम से होता है, किसी बिचौले के माध्यम से नहीं होता है। ये तो हर महीने डीबीटी होता है, और कहीं भी अगर आप किसी को पूछेंगे, मैं ये कह 1% वो लोग हैं जिनका टेक्निकल कारण से नहीं होता है, वो लोग मिल सकते हैं, लेकिन 92 लाख लोगों में से 99% लोगों को पेंशन सही समय पर मिल वो रही भी है। स्पष्ट हो जाएगा। कोई है यहाँ पर जो पेंशन भोगी हो, किसी भी तरह की राज्य सरकार से पेंशन लेते हो, वे कोई है? हाथ उठाएं। आप पेंशन लेते हैं? सामाजिक न्याय विभाग। नहीं, सामाजिक न्याय विभाग से आपको पेंशन मिलती है? अच्छा जी, माइक दिया जाए प्लीज। इधर 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 जी। क्या नाम है? नाम बताइए, अपने मदर फादर का नाम भी बताइए। और क्या जो मंत्री जी बात कह रहे हैं कि पेंशन में डिले नहीं है, अगर डिले है तो किसी वजह से, बैंक के मर्जर की वजह से, क्या स्थिति आप बताइए। अभी 1 मंथ का तो मैं कह नहीं सकता, बाकी लगभग जब कांग्रेस का एंडिंग था उस समय कुछ दिन के लिए जरूर शॉर्ट रही थी पेंसिल, पर अब पेंसिल लगातार आ रही है, 100 रुपये बढ़ के आ रहा है। पहले ये 1000 थी, फिर 1150, अब 1250।
पालनहार में हमने एक मंथ का request डिले किया। जो आप बता रहे हैं, एक मंथ का मैं भी बता रहा हूँ, मैं भी एक मंथ का ही कह रहा हूँ। आप अपनी बात जारी रखें। जो पालनहार की बात थी, तो पहले एक बच्चे को मिलती थी, तो हम गरीब रूरल एरिया से आते हैं, तो हमने ये सरकार से मांग की थी कि भी जिसके 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, उनको वो बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो ये मांग हमारी वसुंधरा सरकार में अरुण चतुर्वेदी जी जब सामाजिक न्याय मंच के मिनिस्टर थे, तब उन्होंने 3 बच्चों के लिए किया था। और ये राजस्थान सरकार के नहीं, नौजवानों के अनाथ बच्चों के लिए एक संजीवनी है। मैं इसके लिए अविनाश गहलोत जी को और उनके डिपार्टमेंट को बहुत बधाई दूंगा कि 6-6 महीने से बच्चों की पेंसिल अटक जाती थी, जो पालनहार योजना का जो लाभांश था, अब ये रेगुलर आ रहा है, तो ये बधाई के पात्र है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो तालियां हो जाएं, जो मंत्री जी ने बात यहाँ कही, एनडीटीवी ने उसकी तस्दीक ग्राउंड पर ही कर ली है। लेकिन ये डिले भी धन्यवाद- खत्म करना चाहिए। ये ये डिले भी धन्यवाद- सर आप 1 महीने का खत्म ये करें। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दिया जाना चाहिए, जिनकी प्रभावी मॉनिटरिंग के कारण से ये सब संभव हुआ है। हर महीने बिल लगभग 1000 करोड़ रुपए का पेंशन का जो बिल है वो इस चीज के लिए जाता है और हर महीने होता है। अगर कहीं कोई कारण रह जाता तो उसको जल्दी कराने का प्रयास मुख्यमंत्री जी के लगातार मॉनिटरिंग के कारण से संभव हुआ। जी, हीरालाल नागर जी, आपसे एक सवाल है। कई राज्यों में हमने देखा होम स्टे को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। राजस्थान में टूरिस्ट फ्लो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर हमने देखा आसपास के इलाके में लोगों से बातचीत में पता चला, सैकड़ों हवेलियाँ हैं जो जर्जर पड़ी हुई हैं, उनको कोई देखभाल करने वाला नहीं है। क्या होम स्टे बढ़ाने के लिए उन हवेलियों के इस्तेमाल के लिए कोई पॉलिसी है सरकार की? देखिए, ये जो हवेली से हरियाली तक का जो एक नारा भी दिया है और आपने इसको प्रचारित भी किया है कि इन हवेलियों के लिए कुछ विशेष योजना बन कर के और उनका रखरखाव भी हो और उसमें टूरिस्ट बढ़ें, तो ये मंडावा इसकी बहुत बड़ी एक पहचान है हवेलियों की। आज हम यहाँ आए हैं, देखा भी है, तो इतना बेहतर तरीके से हवेलियों की देखभाल हो और उनमें और अधिक बढ़ावा देने के लिए हमारी पर्यटन मंत्री जी यहाँ आई हुई हैं। वो प्रयास करेंगे कि किस तरह से और बेहतर तरीके से हम हवेलियों को रखरखाव के लिए कैसे टूरिज्म के मैप पर लेके आएँ, ताकि वो टूरिस्ट आकर्षित होकर के वहाँ आए और इनके रखरखाव के लिए भी योजना बने, जिसके लिए निश्चित रूप से उत्तराखंड इसका एग्जाम्पल बन के उभरा है। वहाँ पर गढ़वाल का इलाका देखें तो गांव के गांव खाली हो गए थे, लोग रोजगार और नौकरी की तलाश में मैदानों में उतर आए थे, बड़े शहरों में चले गए थे। अब वहाँ पर होम स्टे को बढ़ावा दिया गया तो लोगों ने अपने पुराने जर्जर घरों को वहाँ ठीक किया और होम स्टे को बढ़ावा दिया है। यहाँ पर भी जर्जर हवेलियाँ हैं। सुमित गोदारा जी। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। और टूरिज्म में राजस्थान में जब एम्पल स्कोप है, और आप देखिए आज भी राजस्थान टूरिज्म में इंडिया में 5th नंबर पे है। और जबकि हम यहाँ देखते हैं रेगिस्तान से लेकर हवेलियों से लेकर लेक से लेकर मैरिज डेस्टिनेशन से लेकर कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे राजस्थान पीछे हो। तो हमें बहुत स्कोप है टूरिज्म में। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी हवेलियों के लिए नियम भी लेके आए हैं कि जिसमें पुरानी हवेलियों को ऐसे बिना परमिशन तोड़ा भी नहीं जाए, ताकि उनका संरक्षण के लिए भी लेके आए। तो जरूर इन हवेलियों के माध्यम से, और मंडावा क्षेत्र है ये तो पूरे भारत में प्रसिद्ध, आज आप जाए हैं, बड़ी फिल्म्स की शूटिंग और बड़ी वीडियोस की शूटिंग यहाँ होती है। तो और ऐसा राजस्थान में आने वाले समय में, एक मैं और कहूँगा, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें शादी देश में ही करनी चाहिए, विदेश में जाकर ना करें, और डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, उसका भी देश में असर देखने को मिल रहा है। मैं कुछ दिन पूर्व 25 अक्टूबर को जैसलमेर था, तो वहाँ 1.5 लाख टूरिस्ट, डोमेस्टिक टूरिस्ट आए हुए थे। 50,000 जैसलमेर की आबादी है। तो इतना लोगों में उत्साह है राजस्थान के प्रति। तो आने वाले समय में हमें विश्वास है 5th से राजस्थान टॉप 1st 2nd में टूरिज्म में आगे आएगा। मेरा एक राजनीतिक प्रश्न है, क्योंकि आपका भी 2 वर्ष सरकार का पूरा हुआ, आप तीनों वरिष्ठ मंत्री यहाँ पर बैठे हुए हैं। 2023 में तो जनादेश आपको मिला, लेकिन 24 में जो जनादेश आया लोकसभा चुनाव के लिए, वो आपकी जाहिर सी बात है कि उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा होगा। क्या कारण मानते हैं, और क्या ये एक तरह का राज्य सरकार के कामकाज पर भी जनादेश था? देखिए मैं एक बात कहूंगा कि हम कांग्रेस और बीजेपी की विचारधारा में, सोच में बहुत अंतर है। जब भी देश में कोई राजनीतिक परिणाम आते हैं तो हम ना एसआईआर को उसका दोषी मानते हैं, ना चुनाव आयोग को मानते हैं, ना ईवीएम को मानते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा गोवा के अंदर शायद या और कई स्टेट में बैलेट पेपर से चुनाव हुए, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला। पंजाब में भी हुए, वहां पर भी आम बैलेट आदमी पे पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की। जो कांग्रेस पार्टी के, कोई भी जीते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे लगता है कि 3 तरह की हार होती है। एक हार, एक करारी हार और एक दुर्गति। अंता की हार को क्या मानते हैं आप? तो हम जनादेश को स्वीकार करते हैं, जनादेश को स्वीकार हार करते हैं की कैटेगरी में कौन सी कैटेगरी में रखते हैं? मैं ये कह रहा हूं, जनता ने सरकार की जो योजना है
उसका लाभ उन तक मिला, लेकिन हम प्रचार प्रसार नहीं कर पाए। जनता ने हमें स्वीकार नहीं किया। इस बात को हमारे प्रदेश अध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर हर एक नेताओं ने कहा। हमने ये कभी नहीं कहा हम सरकार में हैं, हम सरकार में। कांग्रेस अगर होती तो कुछ और बहाने बनाती है, लेकिन जब अंत में कांग्रेस जीतती है तब चुनाव आयोग सही होता है, सारी चीज सही होती है। लेकिन अगर वो बिहार में हारती है, अगर वो दिल्ली में हारती है, अगर हरियाणा में हारती है या और कहीं हारती है, तो एसआईआर की प्रक्रिया, चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई, ये सारी चीजें उनके लिए हो जाती है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की लॉन्चिंग को लगातार फेल होता हुआ देखते हुए मुझे लगता है कि उनको बड़ा डर है, उनको बड़ा डर है कि आने वाले समय में कांग्रेस की जो स्थिति है वो दुर्गति की ओर बढ़ रही है, इसलिए उनको डर है। तो वो कोई ना बहाना ढूंढती है। भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा कार्यकर्ता वही होता है जो अपने जनादेश को स्वीकार करता है। जनता ने उसको हराया और जिताया हो। हम लोग हार से सीखते हैं और जीतने के बाद में अति आत्मविश्वास में नहीं आते हैं। हम लोग इस अंता की हार के बाद में और निष्पक्ष तरीके से विश्लेषण करें, कहाँ हमारी कमी रहेगी, उसको पूरा करने का काम हम निराला जी, आपसे क्या कोई कोर्स करेक्शन किया गया सरकार में? लगा कुछ अंदर में बातचीत हुई हो, मनन किया गया हो, विवेचना की गई हो कि आखिर क्या कारण रहा, उसके बाद कुछ कोर्स करेक्शन किया गया और सरकार ने अपने कुछ फैसलों में तरीके में बदलाव किया? देखिए, निश्चित ही अंता के चुनाव के बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के स्तर पर और संगठन के अनेक विषय पर चर्चा जरूर हुई है और जो कारण रहे हैं उन्होंने उस पर विचार किया। आगे आने वाले समय में आप इससे पहले भी कथा से जब हमारे बाई इलेक्शन हुए थे 7 में से 5 हम जीते हैं, 5 हम जीते हैं। जिस झुंझुनू में हम लोग बैठे हैं 1957 से अगर हम लोग बात करें तो एक ही परिवार का राज था, ओला परिवार का। उसके गढ़ को हमने ढहा। यहाँ बाई इलेक्शन में सबसे हाईएस्ट वो 43,000 से हम लोग जीते हैं। तो ये जनता का ही जनादेश है। हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग अच्छा काम करें, लोगों के बीच में जाएं, लोगों का विश्वास जीतें। यही हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का एक परिणाम अगर हम लोग देख सकते हैं। लेकिन कहीं भी हार और जीत का जो अंतर होता है उसका विश्लेषण करना, कहीं कमी रही है तो उसको पूरा करने का काम भी हमारा है। और निश्चित ही किसी भी प्रदेश में होता है तो भारतीय जनता पार्टी कोई परिवार की पार्टी नहीं है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और कार्यकर्ताओं होने के नाते सबकी इच्छा होती है कि हार के कारणों का मंथन हो, उस पर काम हो, ताकि दोबारा उसको अच्छे तरीके से हम आगे बढ़ सकें। क्या हार का एक कारण वसुंधरा राजे को फ्री हैंड देना भी रहा, क्योंकि नागर साहब जैसे बड़े नेता चुनाव प्रचार के लिए नहीं जा पाए वहां पर? देखिए, वहाँ सब लोगों ने प्रयास किया, लेकिन ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये सब लोगों के सामूहिक परिणाम था। लेकिन परिणाम जब पक्ष में नहीं आता है तो किसी व्यक्ति विशेष को इसका टारगेट बनाना मुझे लगता ठीक नहीं है। ये कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से कहा है कि हमने प्रयास किया लेकिन सफलता में नहीं मिली। नागर साहब चुनाव प्रचार के लिए नहीं जा पाए? मैं तो बिहार में था, मैं बिहार में था। जवाब नहीं दे रहे हैं, कोई बहुत सारे प्रश्न उनसे पूछे गए। ऊपर वीटो किया गया था, मैंने सुना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हम जो संगठन ने निर्देश दिए तो कभी कार्यकर्ता को कहीं निर्देशानुसार बाहर बैठ के भी काम करना होता है, कभी वहाँ प्रत्यक्ष में जाकर के काम करना होता है। हम जहाँ बैठे थे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी से लगातार चर्चा होती थी, रोजाना बातचीत होती थी, क्या किस तरह से करना है, वो सब निर्देश के काम हम कर रहे थे। इस तरह से ये कहना, चुनाव देखिए किसी के जाने न जाने से बहुत बड़ा फर्क पड़ता हो, लेकिन आपके जाने से वहाँ जीत हो जाती, लेकिन ऐसा मानते ऐसा आप? नहीं है। हाँ, चुनाव एक माहौल नैरेटिव बनाया जाता है, एक नैरेटिव बन करके हो सकता है। आप अभी चर्चा कर रहे थे राजस्थान के चुनाव की, जो लोकसभा के हुए हैं पूरे देश में, एक इस तरह का नैरेटिव बनाया गया कि ये आरक्षण समाप्त कर देंगे, ये 400 जीतें आई तो मतलब किस तरह से ऐसा संविधान बदल देंगे। तो ये एक नैरेटिव जनता में कभी कभी ऐसा बन जाता है जिस पर जनता बिना सोचे समझे ऐसे विश्वास कर लेती है और उसके कारण से। लेकिन नागर साहब, मजे हुए नेता आप हीरालाल जी, हाड़ौती के अपने मुंह नेता तारीफ हैं। नहीं कर रहा। सुमित गोधारा जी से पूछ लेते हैं, अंता अगर जाते हीरालाल नागर जी तो जीत जाते क्या? देखिए, ये तो प्रयास सब पार्टी ने सबने ही किया। हार जीत तो देखो लोकतंत्र है, कभी हारते हैं कभी जीतते भी हैं। आपने प्रश्न किया कि राजस्थान में रहे, तो राजस्थान में 2 बार लगातार 25 सीटें आना वो भी बड़ी बात है। राजस्थान प्रदेश की राजनीति अलग है, उसमें 2 बार लगातार 25 सरकार होते हुए झटका लेना तो एक अलग नहीं। बात तो होती है। आपने ये बात भी नहीं की पिछली बार सरकार नहीं थी तो भी 25 की 25 आई। झटका भी नहीं, होने के बड़ा बाद झटका है तो 25 आनी चाहिए थी ना। देखिए, उस टाइम तो 3 महीने ही हुए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 दिसंबर को शपथ ली थी और चुनाव अप्रैल 21 को और 25 को हुए थे। 2 चरणों में तो उतना तो समय ही नहीं था। सरकार का काम पैमाना कहाँ से कर पाते सरकार? 1 महीने में क्या होता? आचार संहिता लग गई थी, ना बजट आया ना बात। ठीक है, एक आखिरी सवाल लेंगे और उसके बाद हमारा वक्त हो चुका है, अगले सेशन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले गहलोत जी, आपसे, आपकी पार्टी को नया अध्यक्ष मिला है, युवा अध्यक्ष मिला है, 45 साल की आयु, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे कम उम्र का अध्यक्ष। इस बदलाव को आप किस तरह से देखते हैं? पार्टी के भीतर पीढ़ी का बदलाव है या विपक्ष को मैसेज है कि आपके 50 प्लस के जो नेता हैं, जो सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, उनको भी युवा पीढ़ी को आप बिठा देना चाहिए?
देखिए, सबसे पहले तो मैं इतना कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, सबसे ज्यादा इसके मेंबर्स हैं, और यहाँ वही काम होता है जो जनता की अपेक्षाओं पर और कार्यकर्ताओं की अपेक्षा पर होता है। केंद्रीय नेतृत्व ने और शीर्ष नेताओं ने जो निर्णय लिया है, हम सब उसका स्वागत करते हैं। और माननीय नितिन नवीन जी, जिनको कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, इससे पहले कि उन पर चर्चा करें, उसके बैकग्राउंड के बारे में पता कर लेना चाहिए। उनके पिताजी जो हैं वो लंबे समय तक बिहार में एक बड़े राजनेता रहे हैं। उसके बाद वो लगातार 5 बार से विधायक हैं, वर्तमान में बिहार सरकार के मंत्री हैं। लगातार उनका अनुभव रहा है पार्टी के संगठन में काम करने का, और समय के साथ में परिवर्तन होता रहता है। इसलिए आज ऐसे एक विद्वान व्यक्ति को, जिसको राजस्थान में तो पहले ही पीढ़ी परिवर्तन हो गया था। देखिए, मैंने कहा कि समय के साथ में आवश्यकताओं के अनुसार में नेतृत्व जो निर्णय लेता है, हम उनके साथ में रहते हैं। यहाँ पहले से कोई तय नहीं होता है, कार्यकर्ताओं की भावनाओं के आधार पर और एक प्रजातांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से निर्णय होते हैं, सामूहिक सलाह मशवरा के आधार पर निर्णय होते हैं। हम उसका स्वागत। हीरालाल नागर जी, राजस्थान में तो पहले ही पीढ़ी परिवर्तन हो गया था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ही ये संभव है कि जो भी संगठन निर्णय कर दे उस पर पूरा दल भी, पूरे हमारे विधायक भी हों, सांसद भी हों, वो एक मत से उसके साथ रहते हैं। ऐसा किसी पार्टी में संभव नहीं है। हमारे यहाँ पर एक सामान्य कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है, सामान्य कार्यकर्ता भी पूरा पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है, और ये कार्यकर्ताओं को विश्वास है, इसलिए कार्यकर्ता निरंतर अपने काम में लगा रहता है कि ये एक कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और उसके आधार पर निरंतर काम करते हैं। तो ये कोई भी इसमें उठ करके ऊपर जा सकता है, ये पार्टी का विजन है। सुमित जी, लेकिन ये आप लोग इतने वरिष्ठ नेता हैं, काफी लंबे समय तक आपका यहाँ का अनुभव है, आपको कैसा लगता है कि जब एक पहली बार के जो विधायक है उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, उनके साथ काम करने का अनुभव आपका कैसा होता है? देखिए, बीजेपी शुरू से ही हम देख रहे हैं, जब बचपन से, जब हम पार्टी में नहीं थे, बीजेपी का यही लोग पहचान थी कि इट्स अ पार्टी विथ अ डिफरेंस। यही तो डिफरेंस है। यहाँ कोई भी सामान्य कार्यकर्ता किसी भी ऊंचाइयों पर जा सकता है। साधारण मास्टर के घर में जन्म लेकर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं, साधारण गुजरात के परिवार में जन्म लेकर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, साधारण कार्यकर्ता के रूप में, किसान के रूप में काम करते, पार्टी महामंत्री के रूप में काम करते हैं, और हमारे भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बनते हैं। ऐसे ही साधारण किसान भैरव सिंह जी शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री उपराष्ट्रपति बनते हैं। सिर्फ बीजेपी में ही संभव है, तभी तो पूरे देश में बीजेपी के प्रति लोगों का लगाव बढ़ा है कि यहाँ जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का, अविनाश गहलोत जी, हीरालाल नागर जी, सुमित गोधारा जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। राइजिंग राजस्थान अगले सेशन का वक्त हो चला है, शुभेंदु को हैंड ओवर करते हैं।